हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग जो हमारा क्लास 7 का अवर पास्ट बुक का मतलब हिस्ट्री का जो 8th चैप्टर है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का समझते हैं नाम क्या है। तो 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी क्या होती है? तो 1700 से 1800 की इसमें बात होगी। क्या बात होगी कि पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक फॉर्मेशन, जो पॉलिटिकल पावर्स थी तो उस टाइम कैसे चेंज हो रही थी, बदल रही थी, ये सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसको हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड एक दिन बाद आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप रिकॉल करेंगे सबसे पहले तो कि आप पहले पढ़ के आए हैं मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर में आपको याद होगा जो मेनली पावर थी वो 1707 1707 तक ही थी, जब तक औरंगजेब था। और जैसे ही औरंगजेब जाता है उसके बाद ये डिक्लाइन होती गई, इनकी पावर धीरे धीरे खत्म होती गई और मुगल भी धीरे धीरे खत्म होते गए। तो हमें मेनली इस चैप्टर में यही देखना है कि 1707 के बाद मतलब औरंगजेब के जाने के बाद कैसे कैसे जो मुगल एम्पायर थी इनकी पॉलिटिकल पावर कम हो रही थी, और अदर एम्पायर थे या फिर अदर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अपनी पावर्स को कैसे बढ़ा रहे थे, और जो लोकल रूरल थे, नवाब थे, वो अपनी पावर को कैसे बढ़ा रहे थे। तो ये सब इस मैप में, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मैप देखेंगे। लुक एट द मैप फर्स्ट एंड सेकंड क्लोजली। You will see something significant happen in the subcontinent during the first half of the 18th century। अब फर्स्ट हाफ क्या कहलाएगा? तो 1700 से 1750 है ना, ये फर्स्ट हाफ हो गया। और सेकंड लिखा होता तो 1750 से 1800 तक। ओके, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि स्पेशली 1700 1750 तक क्या हुआ। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर्स वर रीच्ड बाय द इमरजेंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। कैसे नए किंगडम्स आ रहे थे, देखिए सबसे पहले मैप 1 को आप देखिए, यहाँ पे बाउंड्री दिखाई गई है। ओके, जो ये डॉट डॉट लाइन है, ये मुगल्स की बाउंड्री दिखाई गई है। बाउंड्री आई थिंक आप जानते हो, अगर आपका ये मकान है तो आपको दिखाती है कि इसके अंदर की फील्ड आपकी है। तो इसके अंदर का जो पार्ट था ये सब पहले मुगल्स का था। यहाँ पे सबका किसका राज था? तो मुगल्स का रूल था। ओके, और आप देखेंगे उसके बाद, नोटिस हाउ द अनदर पावर्स द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रेव्ड मेजर टंक्स ऑफ टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट दीज मैप्स टेल अस दैट पॉलिटिकल कंडीशन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। अब देखिए इस मैप को देखिए, सेकंड मैप में आप देखेंगे कैसे समय चेंज हुआ है ना, स्पेशली यहाँ पे औरंगजेब के जाने के बाद। जो ये वाला राजस्थान वाला एरिया है, और कुछ पार्ट आप गुजरात का भी लेके चलेंगे, यहाँ पे राजपूत जो लोकल रूरल थे उन लोगों ने अपनी पकड़ बना ली। ओके, और ये वाला जो एरिया था जो प्रेजेंट में आप देख रहे हैं पाकिस्तान का एरिया होगा, उस समय तो हमारा ही था। तो यहाँ पे सिख लोगों ने अपना जो वहां के थे अवध को अलग कर दिया गया। ओके, और यहाँ पे जो आपके महाराष्ट्र थे वो मराठों के अंडर में आ गया, और यहाँ पे टीपू सुल्तान आ गए, हैदराबाद सिकंदराबाद साइड ये टीपू सुल्तान का राज आ गया, उसने खुद का कर लिया। और जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से आप सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शुरुआत कर रही थी, है ना। ये तब बांग्लादेश नहीं था, इंडिया का ही पार्ट था। तो यहाँ से कोलकाता में सबसे पहले जो अपनी जड़ें मजबूत की थी वो किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ से? कोलकाता से। और फिर यहीं से वे पूरे इंडिया में फैले थे, यहीं से पूरे इंडिया में उन्होंने फिर राज किया है। तो सबसे पहले कहाँ आए थे? तो आपको पता होगा बंगाल वाले फील्ड में आए थे। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ऐसी लाइन 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 दिख रही है, और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा रही थी, है ना। पॉलिटिकल पावर आप सब जानते हैं, जहां राज करना हो उससे रूल्स थे, होती है पॉलिटिकल पावर। तो राजनीतिक पावर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ा रही थी। और यहाँ पे कुछ मराठा आ गए थे, राजपूत आ गए थे, सिख आ गए थे इस वाले एरिया में, अवध में नवाब आ गए थे, आप सब पढ़ के आए होंगे। तो ये सब चीजें थी। इस मैप को देखिए, मैप को इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि आपके में जो मैप आता है वो यहीं से आता है, तो इसको आप देख लेना। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में कैसे दूसरी पावर्स इमर्ज हो रही थी, बन रही थी, और हमारे अलग अलग रूरल देखने को मिल रहे थे, है ना। रफली फ्रॉम 1707, ये तो आपको बता चुका हूँ क्योंकि औरंगजेब के जाने के बाद ही हमें देखनी है ना। और कहाँ तक देखनी है? तो टिल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8th में। तो जो थर्ड बैटल हुआ था 1761, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरी तरह से अधिकार जमा लिया था, है ना। बहुत इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं, ट्रायंगल युद्ध था। मीर कासिम, मीर जाफर थे दो लोग, और यहाँ पे मीर कासिम था, उसने धोखाधड़ी कर दी थी, अंग्रेजों का साथ दे दिया था। ये सब क्लास 8 में आप पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि जो हमें डिस्कशन करना है वो करना है 77 से लेके 1761 तक। मतलब कि औरंगजेब के जाने के बाद 1761, जब तक पूरी तरह से मैसूर वाले पार्ट पे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ गई, मैसूर वाले पार्ट पे आ गई थी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। यहाँ से क्या हुआ? अच्छा, ये हम लोग यहाँ तक क्यों पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा डिस्कशन में आपको बता दूं। जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसके बाद जो ईस्ट इंडिया
कंपनी थी, इसको राइट्स मिल गए दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या थे, तो बंगाल बिहार इस वाले क्षेत्र में इन्हें मिल गया टैक्स कलेक्ट करने का। अब कंपनी आई थी ट्रेडिंग करने, सामान खरीदने सामान बेचने, पर अब ये टैक्स कलेक्ट करने लगी, तो यहाँ से इसकी पॉलिटिकल पावर बढ़ी, और जब पॉलिटिकल पावर बढ़ी तो फिर ये बढ़ती ही गई, और एक दिन ऐसा आया कि पूरे इंडिया पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। आगे देखें, द क्रिसिस ऑफ द एम्पायर ऑफ द लेटर मुगल्स, और आप सबको पता है 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद जितने भी किंग आए वो सब एक टाइप से कहें डिक्लाइन की ओर बढ़ते गए, है ना, इनकी जो पावर थी वो नीचे होती गई। और पावर बेटा याद रखना हमेशा वैक्यूम की तरह होती है। अब आप कहेंगे वैक्यूम की तरह क्यों, तो अगर एक इंसान की पावर नीचे जा रही है तो किसी दूसरे इंसान की पावर ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। इस चीज को समझिए कैसे, जैसे मुगल थे, ठीक है, अब मुगल ही राज कर रहे थे, अब मुगल्स की पावर कमजोर होती गई, तो कोई दूसरा होगा जो उनके विरोध में खड़ा होगा और अपनी पावर को बढ़ाएगा कि अरे ये अच्छा मौका है, हम अपनी पावर बढ़ा लेते हैं, है ना, हम अपना कब्जा बढ़ा लेते हैं, हम अपना एरिया बढ़ा लेते हैं। तो ये सब चीजें वैक्यूम की तरह काम करती हैं। देखिए इन चैप्टर 4, यहाँ पर 4th चैप्टर की बात हो रही है, यू शो हाउ द मुगल एम्पायर रीच द height of the its success and start facing a variety of crises towards the closing year of the 17th century। अब आपको थोड़ा रिकॉल करना है चैप्टर 4, जब आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे तो आपने देखा कैसे अपने सक्सेस की हाइट पे पहुंचे, बहुत ऊंचाइयों पे, लगभग आधे से ज्यादा इंडिया पे कब्जा कर लिया, साउथ में भी लगातार कैंपेन चलाए गए, साउथ में भी फिर कब्जा हुआ, फिर हटा, फिर हुआ, फिर हटा, तो लगभग कई टाइम ऐसा रहा कि साउथ में भी कब्जा रहा। और आप सबको पता है अकबर, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो थी वो अकबर की थी, अकबर ने ऑलमोस्ट इंडिया को कवर कर लिया था, एम्पायर बना लिया था। तो वही चीज रिकॉल करने के बाद आप आएंगे, दीज वर कॉस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, ऊपर से पढ़ते हैं, क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी, दीज वर कॉस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, एम्पायर औरंगजेब, यहाँ पे औरंगजेब को अब हम याद करेंगे क्योंकि लास्ट जो हम देख रहे हैं औरंगजेब की बात की। औरंगजेब हैड depleted the military and financial resources of his empire by fighting a lot war in Deccan। अब इसे क्या है, बहुत नुकसान हुआ था डेक्कन। अब आप समझ गए हैं डेक्कन किसको बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है ना, 1 सेकेंड, ये जो गुजरात वाला पार्ट हो गया, इससे नीचे आप आएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप जानते हो डेक्कन प्लेटू है, अब डेक्कन प्लेटू क्या, तो ये गोवा हो गया, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, है ना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये वाला जो इतना पार्ट लगता है ये कौन सा है, तो आपका डेक्कन प्लेटू है। मतलब इसी एरिया में लगातार उसने कैंपेन चलाए थे, किसने, हर मुगल शासक ने चलाई थी, पर जो सबसे ज्यादा चला रहा था वो था औरंगजेब। अभी हम औरंगजेब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस वाले पे लगातार कैंपेन हो रहे थे, तो आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल पावर भी डैमेज होगी, या तो बनेगी या डैमेज होगी। और जो फाइनेंशियल चीजें थी वो बहुत बेकार हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि अब आप कहीं भी वॉर कर रहे हैं तो आपको मनी की, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा यहाँ डेक्कन में वेस्ट हो रहा था। इसके अलावा और चीज समझो, अंडर हिज सक्सेशन द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, जब आगे इसके बाद दूसरे आए औरंगजेब के जाने के बाद, तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो धीमे 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 कम होती गई। इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर लेटर मुगल्स एम्पायर टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। अब इसके बाद क्या हुआ, जो मनसबदार इन लोगों ने बनाए थे, सब आप डिस्कस करके आए हैं कि मनसबदार क्या होते हैं, सूबेदार क्या होते हैं, है ना, एक सूबा दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर चीज एरिया दे दिया जाता है कि यहाँ पे जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे या जो भी एग्रीकल्चर होगी आपके अंडर में होगी, तो ये सब सूबेदार की रोल थे, ये आप पढ़ के आए हैं। तो इसी को डिस्कस करना है, थोड़ा सा रिकॉल करके चलना है बस। अब क्या हुआ कि जब मनसबदार पे जब तक औरंगजेब था तब तक तो बढ़िया कंट्रोल था औरंगजेब का, जैसे ही औरंगजेब गया तो मनसबदार पे इनका कंट्रोल कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। अब जब यहाँ पे मनसबदार और सूबेदार इन दोनों पे जब इनका कंट्रोल कम हुआ, तो ये लोग अब वैक्यूम की तरह काम कर रहे थे, ये लोग अपनी लोकल में ताकत पावर बढ़ा रहे थे। मान लो एक सूबेदार के पास इतना एरिया, एक सूबेदार के पास इतना एरिया है, एक सूबेदार के पास इतना एरिया है। ओके, अब ये ओवरऑल आते किसके अंडर में थे, तो मुगल एम्पायर के अंडर में। अब क्या हुआ, ये सूबेदार फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसने देखा कि यहाँ बैठा किंग पावरफुल नहीं है, तो अब ये क्या करने वाला है, ये सोचेगा ये जो इतना एरिया है ना, इतने को मैं अपनी पकड़ बना लूं। मैं पकड़ बना लूं मतलब मैं यहाँ पे रूल कर सकूं। तो ये चीजें आने लगी, मतलब यहाँ पे अपना रूलर आ गया, यहाँ पे जो था वो यहाँ पे पकड़ बनाने लगा, अब वो यहाँ की नहीं सुनता था, जो मुगल एम्पायर था उसकी नहीं सुन रहा। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती गई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई मुगल्स की, इसीलिए मुगल्स जो थे वो नीचे धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए। अब आपको याद होगा सूबेदार क्या था, एक पर्टिकुलर जगह पे जिसको दी जाती थी। आगे देखिए, ऑफ्टन कंट्रोल द ऑफिसेज ऑफ द रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसकी बात हो रही, सबसे पहले रेवेन्यू जो कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे, दीवानी।
क्या बोलते थे, दीवानी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा था उसको क्या बोला जा रहा था, फौजीदारी। ये दो शब्द याद रखेंगे। अब ये दो चीजें थी। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। और आप जानते हैं इन दोनों लोगों की बहुत अच्छे से, आप कहेंगे अकबर से लेके औरंगजेब तक, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। अगर ये लोग टैक्स कलेक्ट करके ना देते या ये लोग आर्मी में अच्छे से मेंटेन ना करते, तो आप सब जानते हैं कि कोई भी वॉर ये लोग नहीं जीत सकते थे। तो इतना बड़ा जैसा कि एरिया बताया गया है, बहुत बड़ा, वास्ट का मतलब बहुत बड़ा या फैला हुआ जो मुगल एम्पायर था। एज द गवर्नर कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंस। अब प्रोविंस क्या है, तो प्रोविंस से मतलब है जैसे मान लो ये पूरा मुगल एम्पायर है और इसमें एक एरिया है और इसमें जो सूबेदार बैठा है या जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या कहलाई, इसकी प्रोविंस कहलाई। तो इसने एरिया में क्या करने लगे थे, अब जिसका कंट्रोल है वही अपनी पावर बढ़ाने लगेगा कि हम इतने एरिया के एक टाइप से मालिक या किंग बन जाए। ओके। As the governor considered their control of the province, the periodic remission of revenue to the capital decline। अब क्या हुआ, जो कैपिटल डिक्लाइन, कैपिटल से मतलब आमदनी या पैसे से आप समझ सकते हैं, ये डिक्लाइन होती गई। क्यों? क्योंकि अब जो सूबेदार है अपने एरिया का, वो ऊपर टैक्स ही नहीं पहुंचा रहा था। वो कह रहा था हम ही अब यहाँ के सब कुछ हैं, क्योंकि वो यहाँ पावर बढ़ा चुका था। अब यहाँ से मुगल एम्पायर वैसे भी कमजोर हैं, आएंगे तो अभी इनको वॉर लड़नी पड़ेगी। तो इन्होंने टैक्स नहीं पहुंचाया। अब टैक्स नहीं पहुंचाए तो जो मुगल रूलर है उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा। और किसी भी देश, किसी भी प्रदेश या किसी भी चीज को चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक फैक्टर था इसमें से। आगे देखें और फैक्टर क्या है, तो पीजेंट्स एंड जमींदार रिवेलियन इन मैनी पार्ट ऑफ द नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। यहाँ पे सिंध वाले फील्ड की बात हो रही है ना, नदर्न और वेस्टर्न, जो ये वाला एरिया था पंजाब और सिंध वाला, यहाँ पे भी देखो क्या होने लगा, जो पीजेंट्स, पीजेंट मतलब ऑल टाइप ऑफ फार्मर्स, ओके, और जमींदार जो थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जमींदारी जिनके पास थी, ये लोग भी लगातार रिवॉल्ट कर रहे थे। क्यों रिवॉल्ट कर रहे थे, तो इनके रिवॉल्ट के दो रीजन थे। पहला रीजन था कि मुगल एम्पायर के पास पैसों की कमी हो रही थी, तो वो टैक्स बढ़ाते थे, और टैक्स बढ़ाते थे तो ये लोग रिवॉल्ट कर देते थे कि नहीं इतना टैक्स मत बढ़ाइए, पहली चीज। और दूसरी चीज वही थी जो मैंने अभी बताई कि इसलिए रिवॉल्ट कर रहे थे क्योंकि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहे थे। तो यहाँ का जमींदार चाहता था कि मुगल एम्पायर को टैक्स ना देना पड़े, मैं ही पूरे एरिया का किंग बन जाऊं, मालिक बन जाऊं, तो रिवॉल्ट कर रहा था। ये दो रीजन थे। These revolt were sometimes caused by the pressure of the mounting taxes, टैक्स बढ़ने की वजह से पहला हो गया। At other times they were attempt by powerful chieftains of consultants their own position, है ना, अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए, अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर रहे थे। आगे देखिए, आगे देखिए, मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय द रिबेलियन ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। आप जैसा कि पहले भी देखते आए, ऐसे ही कई सूबेदार थे, या ऐसे ही कई जमींदार थे, या ऐसे ही कई गवर्नर जो बैठाले गए थे, वो लोग पास्ट में भी रिवॉल्ट करते आए थे मुगल एम्पायर के पास। अपनी थोड़ी सी पावर बढ़ा लेते थे उस एरिया में और रिवॉल्ट कर देते थे, है ना। तो पहले से ही रिवॉल्ट होते आए थे, पर पहले पावरफुल रहे, जैसे अकबर, हुमायूं, सब पावरफुल थे, तो उन लोगों ने उस चीजों को दबा दिया। पर अब के वाले नहीं दबा पा रहे थे, क्योंकि इनके पास ना तो इकोनॉमिकल पावर थी और ना ही अब इनके पास पॉलिटिकल पावर बची थी, इसलिए डिक्लाइन होते जा रहे थे। तो पहले भी ऐसा होता है और अभी ये लोग नहीं चाहते थे ऐसा हो, क्योंकि उनके पास वैसे भी ताकत नहीं है। बट दीज ग्रुप वर नाउ एबल टू cite the economic resources of the region of the considerate their positions. The Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting or political and economical authority into the hands of province governance। अब यहाँ पे बोला गया जब तक आपके कौन था, औरंगजेब था, तब तक तो फिर भी चीजें सही थी, वो एक मेंटेन किया होता, एडमिनिस्ट्रेशन करना आता था उसको। और उसने जगह जगह सूबेदार, और जैसा कि आपको पता है घोड़े वोड़े दागने की भी बनाई थी, कई चीजें उसने आर्मी के लिए भी की थी। तो ये सब चीजें थी, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है ये धीमे धीमे मुगल एम्पायर से हटके जो वहाँ के प्रोविंस गवर्नर्स थे उनमें आने लगी थी। अभी पावर पहले मुगल में थी, अब इन लोगों में आने लगी थी वो पावर, पॉलिटिकल जो पावर थी वो इनके पास आने लगी थी। उसके बाद आपको एक उसी टाइम का दिया गया है, एक राइटर बोल सकते हैं या समकालीन बोला जाता है वैसे, है ना, उन्होंने लिखा है इसके बारे में, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। इन द मिस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल एंड पेट्रोपोलिक क्राइसिस। अब देखो जो आर्थिक और राजनीतिक गिरावट आ रही थी, ठीक है, जो डिक्लाइन हो रहे थे, उसके बीच में क्या होता है, द रूलर ऑफ ईरान, जो ईरान का शासक है। अब ईरान में किसका टाइम था उस समय, तो नादिर शाह। और आप आगे की क्लास में ये भी पढ़ेंगे जो भारत का कोहिनूर हीरा था वो कैसे नादिर शाह और इसके बाद जो वहाँ का किंग बना था दूसरा अहमद शाह, इनके पास पहुंचता है। नादिर शाह इसको लूट ले गया था इंडिया से, है ना।
नादिर शाह इसको लूट ले गया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, नादिर शाह ने क्या किया 1739, इराक आप जानते होंगे बड़े अच्छे से, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसके बाद इराक ईरान वाला एरिया आता है। ओके, तो इराक का जो किंग था नादिर शाह, उसने 1739 में एक अटैक किया इंडिया पे। उसके अटैक का जो मोटिव था वो यहाँ पे राज करना नहीं था, उसके अटैक का मोटिव सिर्फ इतना था कि मुझे यहाँ से पैसा लूट कर ले जाना है, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया था। ठीक है, भारत क्या था, सोने की चिड़िया था, और भारत पे बहुत सारे अटैक सिर्फ इसलिए हुए हैं पैसा लूटने के लिए। इसके पास आप, इसके पहले आप पढ़ने होंगे, महमूद गजनवी ने किया था सबसे पहला अटैक, है ना, 17 अटैक किए थे, सोमनाथ मंदिर उसने लूटा। तो आपने पढ़े हैं किस लिए, सिर्फ पैसों के लिए, उन्हें यहाँ राज नहीं करना, तो पैसों के लिए ऐसा कर रहे थे। तो नादिर शाह भी सेम था, उसने पैसों के लिए ही ऐसा किया। अब पैसों के लिए उसने कैसा किया, तो सबसे पहले वो अटैक करता है दिल्ली पे, दिल्ली पे वो करता है अटैक। ओके, अब दिल्ली पे जब अटैक करता है तो उसका इन्वेंशन था कि हमें पैसे लूटना है। ठीक है, वो लूट के चला भी जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद दूसरा जो बनता है वो बनता है अहमद शाह, और अहमद शाह भी सेम काम इसके फॉलो करता है। वो 1748 और 1761 में अटैक करता है मोस्टली, जबकि इंडिया 5 टाइम्स, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आप 48 से 61 तक जाएंगे तो लगभग 13 साल हो रहे हैं। ठीक है, इन 13 साल में उसने 5 बार इंडिया पे अटैक किया, राज करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए, है ना। अब एक ये मैं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक जब ये अटैक हुआ तब एक समकालीन, जो समकालीन बोला जाता है उसी समय के कॉलेजेस, है ना, कलीज बोला जाता है इंग्लिश में इसको। तो एक राइटर थे जिन्होंने ये चीज लिखी, उसको पढ़ें। यहीं से पढ़ते हैं क्या क्या लूट के ले गया था ये फर्स्ट टाइम नादिर शाह। तो जस्ट मिनट, देखिए 60 लाख ऑफ रुपीज, 60 लाख रुपए। अब आप सोचिए, आज भी 60 लाख रुपए बहुत वैल्यू रखते हैं, तो 1739 में 60 लाख रुपए की कितनी वैल्यू होगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सम थाउजेंड्स गोल्ड कॉइन, कई हजारों सोने के सिक्के, एक सोने का सिक्का नहीं, हजारों, कीमत नहीं लिखी, हजारों जो सिक्के थे वो लेके गए। ठीक है, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड बेयर, 1 करोड़ रुपए तक का गोल्ड था। अब सोचिए उस समय 1 करोड़ रुपए बहुत थे। आप अगर सोचें 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं आज, तो उस समय बहुत थे, 1739। और नियर बाई 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेलरीज, जो हमारी ज्वेलरीज बनी थी, 50 करोड़ की ज्वेलरी, इतना सामान लूट के ले गया था। मोस्ट ऑफ देम अनरिवेल्ड इन द वर्ल्ड एंड द एबव इंक्लूड द पीकॉक थ्रोन्स। अब आप सोचिए इतना सारा पैसा और सामान नादिर शाह लूट के ले गया था, है ना। ये आपको बताना जरूरी था, इसके बारे में और भी लिखा गया है, ये दूसरे ने लिखा है, किसी राइटर ने, कि कैसे था। और नादिर शाह की आप फोटो देख सकते हैं, ये था आपका नादिर शाह। ओके, इराक का किंग था। आगे देखिए, ऑलरेडी अंडर सेवरल प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। अब चारों तरफ से क्या हो रहा था, तो मुगल एम्पायर परेशान हो रहे थे, बाहर से भी अटैक किया जा रहा था और नीचे से टैक्स नहीं आ रहा था, ऊपर से नादिर शाह जितना पैसा था सब लूट ले गया। इसके अलावा एक यहाँ पे मुकुट भी था, है ना, जिसको मयूर, मयूर सिंहासन बोलते थे, जिसपे बैठता था कौन, आपका मुगल राजा, उसको भी लूट ले गया था। अब यहाँ से विदेश से आके लूट रहे हैं, नीचे वाले जो प्रोविंस वाले हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो मुगल्स का लगभग खत्म होने वाला था सब कुछ। द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय कंपटीशन एमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स, है ना। इन सबसे क्या करना पड़ा था इन्हें, एक जैसे वोल्ट बोल लो या लड़ाई बोल लो, कुछ बोल लो, कंपटीशन चल रहा था। घर के अंदर भी लड़ना पड़ रहा है लोगों से जो उसके नीचे थे, और विदेश से भी आके उसको लूटे जा रहे हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। दे वर डिवाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब 2 ग्रुप्स कौन से बटे थे, तो द ईरानीज एंड तुरानिस। एक तो ईरान के थे, उनको ईरानीज बोला, और एक तुरानीज बोला, टर्की था साइड के। ओके, नोबल्स ऑफ टर्किश डिसेंट, ठीक है ना, ये आपको बता दिया कि जो टर्किश देश है उसके थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्पायर वर्स पपअप इन द हैंड ऑफ ईदर वन और अदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप्स। अब 2 पावर जो आप लोग देख रहे थे वो कौन सी निकल के आ रही थी, तो ये दोनों थी टर्किश और ईरान वाली। ओके, क्योंकि ईरान से लगातार नादिर शाह और उसके बाद आक्रमण होते रहे। वन और अदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप्स, ये जो बताएं, द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन कैम व्हेन 2 मुगल एम्परर फर्रुख सैयार और आलमगीर सेकंड। अब जो 2 मुगल एम्परर थे, फर्रुख सैयार कब से कब तक, 1713 से 1719 तक रहा, और आलमगीर सेकंड जो था 1754 से 1759 तक रहा। इन दोनों को मार दिया गया, इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। ओके, है ना, यहाँ पे लिखा है जब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई, जब मानवता की भी हदें पार होने लगी, इन दोनों को मार दिया गया। इसके अलावा 2 और थे, अहमद शाह
1748 से 1754 तक रहा था। और एक और था शाह आलम सेकंड, 1759 से 1860 तक। इन दोनों को अंधा कर दिया गया था, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, अंधा कर दिया गया था, जिससे ये शासन ना कर पाए। तब स्थिति और बेकार हो गई। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, अब मुगल एम्पायर की डिक्लाइन की समय पे द गवर्नर्स, अब गवर्नर्स कौन है तो आपको कई बार बता चुका हूँ कि मुगल एम्पायर है, इसके अंडर जो एक छोटा सा एरिया किसी के पास है तो वो क्या था, गवर्नर था। ओवरऑल किंग कौन था, मुगल था। तो अब क्या किया, जो गवर्नर थे ऑफ लार्ज प्रोविंस, जिनके पास बड़ी बड़ी प्रोविंस थी, प्रोविंस क्या कहलाई, तो उनका वो एरिया प्रोविंस कहलाता था। ओके, सूबेदार हुए और जमींदार हुए, ये लोग कंसोलिडेट देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सच एज अवध। अब ये लोग अपने वहां पे एक टाइप से कहें तो हाँ पांव जमा रहे थे, वहां पे अपना राज जमा रहे थे, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। स्पेशली किन एरिया में, तो आप देखेंगे अवध, अवध में नवाब अपनी जमा रहे थे। बंगाल वाले एरिया में भी नवाब थे, और हैदराबाद मसूरी वाला एरिया था, वहां ये चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं तो द राजपूतास, अब हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए राजपूत, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोविंस में वहाँ के नवाब सूबेदार अपनी अपनी जड़ें जमा रहे थे, अपना अपना मजबूती कर रहे थे, पॉलिटिकल पावर्स बढ़ा रहे थे। पर जो राजपूत थे ना, जो राजपूत थे वो अभी भी मुगल्स के अंडर में काम कर रहे थे, और अच्छी ईमानदारी से काम कर रहे थे उनके अंडर में। इनके बारे में देखते हैं। मैनी राजपूत किंग्स पार्टिकली Many Rajput kings, particularly those belonging to अंबर और जोधपुर, स्पेशली आपको दो जगह के बताए हैं, अंबर और जोधपुर। इस एरिया में क्या रहता है, हेड सर्व अंडर द मुगल विथ डिस्टिंक्शन, मतलब आज भी ईमानदारी के साथ क्या कर रहे थे, मुगल्स के अंडर में ही काम कर रहे थे। ये अपनी अलग से वहां के किंग नहीं बन रहे थे कि मैं यहाँ का किंग बन जाऊं, मैं इनके अंडर में अब ना रहा हूँ, ये लोग तो कमजोर हो गए, नहीं। जो राजपूत थे वो इनके अंडर में आज भी काम कर रहे थे। दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर, है ना, वतन जागीर से वही है जो उनका एरिया था। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे किंग है कौन, मुगल, और यहाँ पे मान लो एक छोटा सा प्रीवियंस, मान लो ये जोधपुर है, यहाँ पे एक राजपूत राजा है, वो राजपूत राजा, अब इसका तो डिक्लाइन हो रहा, इससे सब चिढ़ बैठे हैं जमींदार, अब इसका विरोध कर रहे हैं, बाहर से भी इस पे अटैक हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये कमजोर है, अब इसके पास पैसे भी नहीं है। फिर भी यहाँ का राजा इसके प्रति ईमानदारी रखता है, इसके प्रति ईमानदारी रख रहा है, कोई विद्रोह नहीं कर रहा है। तो ये भी तो बदले में कहेगा, अरे यार तुम मेरा साथ दे रहे हो, जाओ तुम अपनी जगह पे राज करो, क्योंकि वो भी खुश है कि चलो देखो सारे हमें धोखा दे रहे हैं पर ये इंसान हमें धोखा नहीं दे रहा। तो बदले में इन्हें क्या मिल रहा था कि अपने एरिया पे मन मर्जी से कल्टीवेशन कराने, टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स इन्हें मिल रहा था। आगे क्या हुआ, इन 18th सेंचुरी दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्ट टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेंट्स रीजन। अब ये लोग भी क्या कर रहे थे, जैसे मान लो इतना कंट्रोल था अजमेर का, अब ये भी अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे, ये चाहते थे कि बगल वाले एरिया पे हम कब्जा कर लें। देखिए वो कर रहे थे रिवोल्ट करके काम, यही काम कर ये लोग कर रहे थे उनके अंडर में। इनका भी मोटिव यही था कि मैं अपने एरिया का राजा बन जाऊं, पर ये डायरेक्ट जो मुगल एम्परर था उससे लड़ाई नहीं ले रहे थे या रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, ये आराम आराम से उसको अपने हाथ में लेके अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे। जैसे कि आपको दिया है कि जैसे अजीत सिंह एक दिया है, एक अजीत सिंह थे, द रूरल ऑफ जोधपुर, जोधपुर के रूरल थे, है ना, वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एक्ट मुगल कोर्ट्स। और ये जो मुगल कोर्ट मतलब राजा के जो मुगल शासक था उसके यहाँ जो राजनीति चलती थी ना, इसके भी ये बड़े अच्छे वो थे कि कैसे राजनीति को चलाना है। अब कैसे चलाना है मतलब किंग को हाथ में भी लिए थे ये, और रियलिटी में उसके साथ भी नहीं थे। These influential Rajput family claimed the सूबेदारी of rich province of गुजरात एंड मालवा। अब गुजरात और मालवा जो एमपी वाला फील्ड लगती है, मालवा प्लेटू आप जानते होंगे, इस वाले एरिया में क्या हो रहा था कि इस वाले एरिया में थोड़ी गतिविधियां होने लगी, क्या होने लगी, जो सूबेदारी थी अब रिच क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन और तमाम चीजें थी तो यहाँ अच्छी होती थी। तो यहाँ पे रिच प्रोविंस से मतलब है, जो प्रोविंस वही एरिया हो गया, और रिच मतलब जहाँ पे अच्छा खासा पैसा हो। अब यहाँ पे अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय राम सिंह। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, दो ऐसे फैक्ट हैं जो आपकी लाइफ टाइम साथ चलेंगे। पहला है अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, ठीक है, तो जो अजीत सिंह कहाँ के राजा थे आप याद रखेंगे, तो जोधपुर के। अब ये गवर्नरशिप ऑफ गुजरात इन्हें कहाँ की मिली थी, तो गुजरात के गवर्नर बन गए थे ये, ठीक है, पूरे गुजरात प्रोविंस की क्या बन गए थे, गवर्नर बन गए थे। आगे देखिए सवाई राजा जय सिंह, इनके नाम पे अभी एक क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है राजस्थान में, और वो सबसे बड़ा स्टेडियम होगा ऐसा बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। तो सवाई राजा जय सिंह बहुत फेमस थे, ऑफ अंबर, अंबर वाली एरिया जो अभी हम पढ़ के आए थे ना अभी जस्ट पिछले पैराग्राफ में, वाज द गवर्नर ऑफ मालवा। अब जो जो दो ये ईमानदारी रखे थे, यहाँ पे आपने पढ़ा अंबर और जोधपुर वाले जो ईमानदार थे, किसके प्रति, अभी भी मुगल के प्रति ईमानदार थे, वहां पे अपना विरोध नहीं कर रहे थे। तो इन्हें अब क्या हुआ, ये लोग
चालाकी से काम ले रहे थे। ये विरोध नहीं कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे विरोध नहीं करेंगे तो हमें खुशी-खुशी वही चीज़ मिल जाएगी। तो मुगल एम्पायर ने भी इनको देखो गुजरात दे दिया किसको? तो गुजरात आपको दे दिया अजीत सिंह को, और जो मालवा था वो दे दिया सवाई राजा मान सिंह को। ओके, इन दोनों को ये 2 एरिया दे दिए, ये 2 एरिया बहुत रिच थे, तो इन 2 को यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब जो गवर्नर बनने का मौका मिल गया। दीज ऑफिस वर रिन्यूड बाय एम्परर Jahandar Shah in 1730. They also tried to extend their territories by seizing portions of imperial territories neighboring देयर वतन्स। अब वतन्स जो है वो हिंदी वाला ही वतन्स बोला गया। वतन्स से क्या मतलब है? एक प्रॉपर एरिया से मतलब है। ओके, एक प्रॉपर एरिया को इनने क्या बोला है? वतन बोला है। तो इसका मतलब है उन्होंने अपने वतन के आसपास के शाही इलाकों, जैसे कि जो शाही इलाके मतलब बहुत रईस इलाके थे, कुछ हिस्सों पर कब्जा करके अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश की। अब जैसे किसी को मालवा मिल गया तो उसने कोशिश की जो मालवा के बगल वाली फील्ड है उस पर भी मैं अपना क्या कर लूं? कब्जा कर लूं। ओके, आगे देखो, नागपुर वाज कंक्योर्ड एंड एनेक्स्ड बाय द हाउस ऑफ जोधपुर, है ना। अब जो आपका दिया गया नागपुर, अब जो नागपुर वाला या नागौर, सॉरी नागौर वाला एरिया था उसको जीत लिया, उस पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? तो जोधपुर के घराने में मिला लिया उसको कब्जा करके। जबकि आमेर ने बूंदी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब जो आमेर अंबर जो आप देख रहे हो आमेर था, इसने क्या किया? साइज लार्ज पोजीशन ऑफ बूंदी, जो एक बूंदी का एरिया था उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो धीमे धीमे आप देख रहे हैं कि ये लोग भी अपना एरिया क्या कर रहे थे? तो बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर। अब इन्होंने अपनी एक नई राजधानी बना ली, जो इनका अब जो पूरा एरिया हो गया उसकी इनने एक राजधानी घोषित कर दी, क्या? जयपुर को, कि जयपुर क्या है? मेरी राजधानी है। और एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, और 1722 में आगरा की सूबेदारी मिल जाती है। ओके, अब जो आगरा वाला एरिया वो भी इनको मिल जाता है। Maratha campaign into Rajasthan from the 1740 puts severe pressure on these principalates and checked their further expansion. अब क्या हुआ कि 1722 में ने आगरा भी मिल गया। अब 1740 की बात है ना, 1740 की बात है, एस लगा है तो इसका मतलब 1740 में नहीं है, इस एस की बहुत वैल्यू है। यहाँ पे लिखा है 1722, तो 1722 मतलब 1722 की ही बात हो रही। यहाँ पे लिखा है 1740 एस मतलब 1731 से लेके 1740 के बीच की बात हो रही है ना, इस 10 सालों की बात हो रही। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि इस टाइम पे भी अन्य गतिविधियां हो रही थी। क्या हो रही थी? जैसे राजस्थान में मराठा थे, जो मराठा अभियान ने इन रियायतों पर गंभीर दबाव डाला। अब जो मराठा थे, वो जो अभी जो एरिया हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इन एरिया पे मराठा अपने अभियान चला रहे थे। इस टाइम पे क्या था कि मराठा बहुत निकल के आए, मराठा की पावर बहुत हाई हो रही थी। तो उन्होंने जो आगरा हुआ, जयपुर हुआ, इन साइड क्या किया? इन लोगों पे दबाव डाला और कोशिश की कि हम इन लोगों को रोकें और इनके एरिया को उल्टा मिला ले। हालांकि मिला नहीं पाए पर इन्हें रोकने में सफल रहे। आगे देखिए, देखिए मैनी राजपूत chieftain, many Rajput chieftains built a number of forts on hills top which became the central of power with extensive fortification। fortification मतलब किलाबंदी कर रहे थे, बड़े बड़े किले बनाए जा रहे थे। किसके द्वारा? जो राजपूत किंग्स थे। चिफ्टमैन बोला है, देखो किंग्स नहीं बने थे प्रॉपरली, चिफ्टमैन बोला है इनको। तो ये हो जाए थे, इनकी आपको इमेज दी है कैसे किलेबंदी होती थी। और जन्नत मंतर इन जयपुर, जो कि आप ही जंतर मंतर, अभी आप जो जयपुर घूमने जाएगा तो यहाँ जरूर जाना, एक जंतर मंतर बनाया गया था, उसकी भी इमेज आपको दी गई है। आगे देखो, राजा जय सिंह ऑफ जयपुर क्या थी? डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह इन पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732। एक पर्शियन ने इनके बारे में लिखा है कि राजा जय सिंह वाज एट द हाइट ऑफ हिज पावर। जब राजा जय सिंह अपनी हाइट मतलब जो अपने पीक पे थे अपने टाइम पे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 ईयर। और जो आगरा था, क्योंकि आगरा भी एक रिच प्रोविंस था, इसके 12 साल तक गवर्नर रहे। ठीक है, एंड ऑफ मालवा 4, 5 एंड 6 ईयर, 5 से 6 साल तक मालवा के भी गवर्नर रहे। ही पोस्ट अ लार्ज आर्मी, इन्होंने अपनी एक लार्ज आर्मी भी बनाई। आर्टिलरी एंड ग्रेट वेल्थ, और इनकी जो वेल्थ थी, वेल्थ से मतलब हो तो पैसा, कि आपके पास आपकी पावर कितनी है ना, जो आपकी इकोनॉमिकल पावर है वो क्या कहलाती है? वेल्थ। हिज स्वे एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक ऑफ द नर्मदा। तो दिल्ली से जो नर्मदा नदी जहां से तक गई है, आप नर्मदा नदी एमपी से पढ़ेंगे नीचे की साइड तो वहां पे आपको मिलेगी। तो वहां तक इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। तो सोचिए, दिल्ली से लेके और आप नर्मदा तक, मतलब इनने लगभग आप कह सकते हैं आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया था। आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडिया पे कब्जा तो नहीं कहेंगे, पर वहां की ये क्या बन गए थे? गवर्नर बन गए थे। ऑलमोस्ट थे मुगल किंग के अंडर में,
पर इस एरिया पे जो राज कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, राजा जय सिंह। हालांकि ये प्रॉपरली किंग नहीं बोलेंगे ना, किंग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जो प्रॉपर किंग था वो कौन था, मुगल एम्पायर ही था, उसने उनने इन्हें परमिशन दी थी। अब ये आपको जोधपुर का फोर्ट दिया है, आप लोग सब जानते हो जोधपुर, वहां का आपको किला बताया गया है। इसके बाद बाकी का हम लोग अगले सेकंड पार्ट में करेंगे, इससे लेके जो भी लास्ट तक है सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।